everyone, welcome to my channel Neat Biology. Today we are going to start chapter 17 Breathing and Exchange of Gases. तो आज ये फर्स्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का और सेकंड पार्ट कल रिलीज़ होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट के साथ. चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि ब्रीदिंग एक क्या प्रोसेस होता है और उसमें कौन कौन से गैसेस का एक्सचेंज होता है, किन सरफेसेस के बीच होता है, ये सब स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स etc. while CO2 harmful is released out. It is called respiration oxidation of food. तो यहाँ पे इस पॉइंट में ये बताया गया है कि ऑक्सीजन जो है वो हम फूड के ब्रेकडाउन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स. ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं इसमें ब्रेक करने के लिए हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है वो हम रिलीज़ करते हैं हमारी बॉडी से. तो inhaling the oxygen from the atmosphere and exhaling the carbon dioxide is known as respiration, which can be called as oxidation of food also. Next is breathing. Breathing is simply intake of fresh air, that is oxygen, and removal of foul air. Foul मतलब कि harmful air, that is carbon dioxide from the body. तो यही है breathing की definition भी. Simply intake of oxygen and removal of carbon dioxide from the body. Next it's 17.1 respiratory organ. एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो NCERT वाइज जो टॉपिक्स हैं मैंने वैसे के वैसे लिए हैं और कुछ टॉपिक्स में मैंने थोड़ी चीज़ें चेंज भी की हैं. सो यू कैन रेफर द NCERT साइड बाय साइड. तो यहाँ पे 17.1 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन स्टडी करेंगे. ह्यूमंस में कौन से होते हैं या फिर डिफरेंट इंसेक्ट्स में कौन से होते हैं, एनिमल्स में कौन से होते हैं. सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स. मैकेनिज़्म जो ब्रीदिंग का होता है वो अलग अलग एनिमल्स में अलग होता है. डिपेंड्स ऑन द हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. उनके हैबिटेट, ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट कैसी है, टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक है, या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसा होगा. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज़ सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन किन में होता है? लोअर इनवर्टिब्रेट्स, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म. इन सब में सिंपल डिफ्यूजन होता है. ये जो सारे पॉइंट्स होंगे जो आगे आएंगे 1 2 3 ऐसे 7 तक होंगे मे बी, ये जो पॉइंट्स है ये नीट में मैच द पेयर्स के लिए पूछे गए हैं बहुत बार. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे. सेकेंड इज़ मॉइस्ट क्यूटिकल. मॉइस्ट क्यूटिकल ये अर्थवॉर्म में होता है जो रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं. ट्रैकियल ट्यूब्स, इंसेक्ट्स, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स. ट्रैकियल ट्यूब्स जो है वो इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है, उनका स्ट्रक्चर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स लाइक होता है. नेक्स्ट इज़ गिल्स, वेस्क्युलराइज्ड स्ट्रक्चर, ब्रैंकाइल रेस्पिरेशन, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, फिशेस. ये जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं वो फिशेस में प्रेजेंट होते हैं, मतलब ही एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स. इसमें सारे एक्वाटिक जो आर्थ्रोपोड्स है वो सब आएंगे. मोलस्क में होता है और फिशेस में गिल्स होते हैं. वैस्क्युलराइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें बहुत सारे वेन्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उनको वैस्क्युलराइज्ड स्ट्रक्चर बोला जाता है. नेक्स्ट फिफ्थ इज़ लंग्स, दैट इज़ पल्मोनरी रेस्पिरेशन. लंग्स आर फाउंड इन द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स. मैमल्स मतलब ही हम. लंग्स ये ह्यूमंस में होते हैं. एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग, रेप्टाइल्स जैसे कि क्रोकोडाइल, और बर्ड्स जैसे कि स्पैरो. इन सब में लंग्स प्रेजेंट होते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है. सिक्स्थ इज़ मॉइस्ट स्किन, फ्रॉग. मॉइस्ट स्किन फ्रॉग में होता है, उसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं. फ्रॉग जो है वो स्किन से रेस्पायर कर सकता है.
हालांकि उनमें लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, पर वो मॉइस्ट स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट 17.1.1 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस टॉपिक में हम पूरा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं ह्यूमन में रेस्पिरेशन के लिए, और हमारे टेक्स्ट बुक में भी एक डायग्राम दी गई है। तो फर्स्ट जो पाथ होता है रेस्पिरेशन का, मतलब एयर का, वो होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेज़ल चेम्बर, नेज़ल पैसेज, फैरिंक्स, लैरिंक्स, साउंड बॉक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रांकायोल्स। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं, मतलब कि बाहर का पार्ट जो होता है, उन्हें हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स कहते हैं। कॉमनली वी कॉल इट नोज़। नेसल चेम्बर, जो पैसेज होता है नोज़ के अंदर, उसे हम नेसल चेम्बर कहते हैं। और फिर जो ओपन स्पेस होती है थोड़ी बहुत, उसे हम नेसल पैसेज कहते हैं। इस तीनों को मिलाकर हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेसल चेम्बर एंड नेसल पैसेज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। नेक्स्ट फैरिंग्स, लैरिंग्स। लैरिंग्स ये साउंड बॉक्स है, इससे साउंड प्रोड्यूस होता है। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकायोल्स। ब्रोंकायोल्स इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स से सपोर्टेड होते हैं। नेक्स्ट अल्वियोलाइज, वो वैस्कुलराइज्ड बैग्स होते हैं। तो ये सभी जो इस स्लाइड पर है, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकायोल्स एंड अल्वियोलाई आर कलेक्टिवली नोन एज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। और वो जो पिछली स्लाइड पे था, उन्हें हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस। नीचे ये जो लंग्स लिखा है, कलेक्टिवली ब्रोंकाई, ब्रोंकायोल्स, अल्वियोलाई, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज लंग्स, दे फॉर्म लंग्स। ब्रोंकायोल्स जो है वो इनकम्प्लीट रिंग्स से सपोर्टेड होता है। इनकम्प्लीट रिंग्स मतलब कि ऐसे रिंग्स होते हैं जो कि कंप्लीट नहीं होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। या फिर अब ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये ऐसे इनकम्प्लीट रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, इनसे ब्रोंकायोल्स सपोर्टेड होते हैं, मतलब एक तरह से क्लोज नहीं होता है। नेक्स्ट अल्वियोलाई। अल्वियोलाई वैस्कुलराइज्ड बैग्स, इनको हम वैस्कुलराइज्ड बैग्स भी कहते हैं, क्योंकि आप साइड में जो डायग्राम दी गई है उनमें देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो वेंस है उससे कवर्ड है, पूरा का पूरा अल्वियोलर बैग कवर्ड है, और यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये सब आर्टरीज और वेंस हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये जो डायग्राम है वो पेज नंबर 269 पे NCERT में 17.1 डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेक्शनल व्यू ऑफ लेफ्ट लंग इज़ ऑल्सो शोन। तो यहाँ पे जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, एपिग्लॉटिस, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, कट एंड ऑफ रिब्स, लंग्स, प्लूरल मेम्ब्रेन, अल्वियोलाई, अल्वियोलर फ्लूइड फिल होता है इसमें, और प्लूरल फ्लूइड होता है, ब्रोंकायोल्स, और नीचे जो स्ट्रक्चर है डोम शेप्ड, उसे हम डायफ्राम कहते हैं। और जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, इसे हम कार्डियक नॉच कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है सभी का सभी, इसे हम कार्डियक नॉच कहते हैं। बाकी सब स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट ड्यूरिंग स्वैलोइंग, ग्लॉटिस कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस। जब हम फूड स्वैलो करते हैं उसी वक्त जो ग्लॉटिस होता है, अभी हमने डायग्राम में एपिग्लॉटिस देखा, तो वहीं पे ग्लॉटिस नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उस पर ये जो फ्लैप लाइक कवर होता है उसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। वो उसका स्ट्रक्चर इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप की तरह होता है, मतलब कि अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, 1 सेकेंड,
यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर। ड्यूरिंग swallowing ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, सर्कल प्रेजेंट होता है, इसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। और इसके ऊपर जो फ्लैप लाइक कवर होता है उसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। ऐसा ओपन होता है। जब हम स्वेलो करते हैं तब ये क्लोज हो जाता है ताकि फूड जो है वो एयर पाइप में ना जाए और फूड पाइप में ही जाए, इसीलिए ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जब फूड स्वेलो करते हैं तब ये क्लोज हो जाता है, और जब वापस से हम जब एयर इनहेल करते हैं तब ये ओपन हो जाता है। Trachea extends to the mid-thoracic cavity and divides at the fifth thoracic vertebra in the left and right pulmonary bronchi. Trachea जो प्रेजेंट है देखा डायग्राम में, ट्रैकिया एक्सटेंड करता है मिड थोरेसिक कैविटी तक और डिवाइड होता है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे इन लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी ब्रोंकाई। लंग्स डबल लेयर्ड प्लूरा, लंग्स जो है वो डबल लेयर्ड होते हैं। उनका जो लेयर्स है उनका फंक्शन और स्ट्रक्चर क्या है? आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक लाइनिंग, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कॉन्टैक्ट में होता है थोरैसिक लाइनिंग के, मतलब ही थोरैसिक कैविटी के, और जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो इन कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस, मतलब कि लंग्स के सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में होता है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स एंड टर्मिनल ब्रोंकायोल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स मतलब ही नोज एंड टर्मिनल ब्रोंकायोल्स कंडक्टिंग पार्ट, ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं एंड द टर्मिनल ब्रोंकायोल्स, इनको हम कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। एल्वियोलाई एंड डक्ट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, एल्वियोलाई और जो डक्ट्स हैं उनसे रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज़ द कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट का क्या फंक्शन होता है ये यहाँ पे बताया गया है। कंडक्टिंग पार्ट फंक्शंस लाइक फर्स्ट ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर को मतलब ही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट, क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, एयर जो हम इनहेल करते हैं उसमें बहुत सारे हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको भी क्लियर करके, फॉरेन पार्टिकल्स को क्लियर करके आगे भेजता है। थर्ड इज़ ह्यूमिडिफाइज, एयर जो हम इनहेल करते हैं उसको ह्यूमिडिफाई करता है। एंड फोर्थ, ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक एयर कैन बी वार्म एंड ऑल्सो कैन बी कोल्ड, सो उस एयर को हमारे बॉडी टेम्परेचर मतलब ही 35 to 37 डिग्री सेल्सियस तक लाता है, दैट इज़ ब्रिंग्स एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। लंग्स लोकेटेड इन द थोरैसिक चेम्बर, एनाटॉमिकली एयर टाइट चेम्बर। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम फिक्स की है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं लंग्स जो है वो एक एयर चेम्बर के जैसे हैं, पैक्ड स्ट्रक्चर है, टाइट एयर टाइट चेम्बर्स है जिसमें कि एयर फिल होता है। ये डॉर्सली, वेंट्रली और लैटरली किससे फॉर्म होता है ये हम देखेंगे। ये जो है वो ट्रैकियल स्ट्रक्चर है और यहाँ पे फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड होते हैं, ये मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड होते हैं। तो लंग्स लोकेटेड इन द थोरैसिक चेम्बर में लोकेटेड होते हैं और एनाटॉमिकली एयरटाइट चेम्बर। डॉर्सली जो है लंग्स डॉर्सली वेंट्रल कॉलम से कवर्ड होते हैं, वेंट्रली स्टर्नम से कवर्ड होते हैं। लैटरली रिब्स से कवर्ड होते हैं और लोअर साइड पे डोम शेप का डायफ्राम होता है, उनसे कवर्ड होते हैं। तो ये सब स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे कवर होते हैं। साइड में जो डायग्राम दी गई है वो है एल्वियोलाई, एक सिंगल एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर और उसमें से गैसेस एक्सचेंज कैसे होते हैं, तो ये हम आगे भी स्टडी करेंगे ऑफ कोर्स। नेक्स्ट इज स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो 5 स्टेप्स आते हैं, वो यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट इज़ ब्रीदिंग, पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रीदिंग होता है, पल्मोनरी मतलब ही लंग्स के साथ एक्सचेंज ऑफ एयर होता है, उनके हेल्प से एक्सचेंज ऑफ एयर होता है।
डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, गैसेस का डिफ्यूजन होता है एल्वियोलर मेम्ब्रेन से। ये जो डायग्राम है वो आपको हेल्प करेगी ये समझने के लिए। एल्वियोलाई जो होते हैं वो सभी ब्लड कैपिलरीज से कवर्ड होते हैं और उनके बीच में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है एल्वियोलर मेम्ब्रेन की वजह से। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस थ्रू ब्लड से ये सब गैसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं हेमोग्लोबिन की हेल्प से। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू के साथ ये ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड रिलीज ऑफ CO2। ये जो ऑक्सीजन है वो सब केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में होते हैं जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, इन सब के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए भी ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सब के लिए केमिकल रिएक्शंस के लिए O2 इज़ यूटिलाइज्ड एंड इन सब प्रोसेसेस में जो हार्मफुल गैस रिलीज़ होता है उसे हम CO2 कहते हैं और CO2 बाहर रिलीज़ होता है जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट 17.2 मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या एग्जैक्ट मैकेनिज़्म क्या होता है ये इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स इंस्पायरेशन occurs when negative pressure in lungs with respect to the atmospheric pressure. Expiration occurs when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. ब्रीदिंग ये जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट इज़ इंस्पायरेशन, दैट इज़ व्हेन यू इनहेल द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये कब होता है? जब नेगेटिव लंग्स में नेगेटिव प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर से। एक्सपायरेशन ऑकर होता है जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब ही अंदर का प्रेशर हाई होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तभी एक्सपायरेशन होता है, मतलब कि हम एयर CO2 रिलीज़ करते हैं। स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन दिस, ये जो 2 प्रोसेसेस हैं ब्रीदिंग्स के, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, उन सब में जो स्ट्रक्चर्स मेन प्रेजेंट हैं वो दिए गए हैं। फर्स्ट इज डायफ्राम, सेकेंड आज इंटरकोस्टल मसल्स, थर्ड आर रिब्स एंड स्टर्नम। तो ये सब स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं। इंस्पायरेशन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेम्बर इन द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। ये जो डायग्राम है NCERT में दी गई, आप देख सकते हैं 271 में, यहाँ पे आपको समझ आएगा। इंस्पायरेशन जो है जब हम एयर इनहेल करते हैं, यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ आल्सो। जब हम एयर इनहेल करते हैं तब हमें ऐसा फील होता है कि अंदर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ऑफ कोर्स क्योंकि हम जब हमारे लंग्स जो है वो एक बलून टाइप स्ट्रक्चर होता है, एयर टाइट स्ट्रक्चर होता है, इसलिए जब हम एयर को इनहेल करेंगे तब वो जैसे कि बलून ब्लो होता है वैसे ही हमारे लंग्स भी बड़े हो जाते हैं, उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। इसीलिए थोरैसिक चेम्बर जो है मतलब जो अपर पार्ट्स होता है रिब केज के अंदर, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसीलिए इंस्पायरेशन इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेम्बर एंड एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन, मतलब कि आप स्ट्रेट खड़े होंगे तो आपका आगे जब हम रेस्पिरेशन करते हैं उस टाइम हमको पता चलता है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो वो हमारे रिब्स जो है वो आगे मूव करते हैं, तो उसे हम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस कहते हैं। उस एक्सिस में इंक्रीज़ होता है वॉल्यूम। नेक्स्ट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ऐड मतलब आपको ईजी लगे इसीलिए मैंने ये टेबल ऐड किया है। यहाँ पे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में मेनली क्या स्टेप्स होते हैं ये लिखे गए हैं। इंस्पायरेशन इज़ अ एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपायरेशन इज़ अ पैसिव प्रोसेस। इंस्पायरेशन ये जो है वो एक्टिव प्रोसेस होती है और एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस होती है। इंस्पायरेशन इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपायरेशन इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स। इंस्पायरेशन में जो है इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब कि वॉल्यूम में इंक्रीज़ होते हैं क्योंकि हम एयर इनहेल करते हैं, और इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, जब हम एयर रिलीज़ करते हैं उस टाइम वो मसल्स वापस उनके ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं।
रिब्स पुल्ड आउटवर्ड्स, मैंने अभी कहा था कि हम जब एयर इनहेल करते हैं तब रिब केज का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है, तो रिब्स बाहर की तरफ झुक जाते हैं, तो रिब्स पुल्ड आउटवर्ड्स। और जब एक्सपायर करते हैं तो फिर से वॉल्यूम कम हो जाता है, इसीलिए रिब्स पुल्ड इनवर्ड, मतलब वापस अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टर्नम रेज्ड, स्टर्नम जो है वो आगे का पार्ट होता है जो रिब केज को ज्वाइन करता है। जब हम इनहेल करते हैं तब वो राइज होता है, और जब एक्सहेल करते हैं तब फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। दिस इज़ ऑल प्रैक्टिकल वर्क, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट बिकम फ्लैट, मतलब डायफ्राम जो है उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, डोम शेप्ड होता है, पर जब हम एयर इनहेल करते हैं तब वो ऐसा फ्लैट हो जाता है, पूरा का पूरा फ्लैट, और जब एक्सहेल करते हैं तो वापस फ्लैट से डोम शेप्ड हो जाता है, ऐसा वाला स्ट्रक्चर हो जाता है, फिर से डोम शेप्ड हो जाता है, उसके ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity increases so the pressure on the lungs decreases, thoracic cavity का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और सो द प्रेशर लंग्स पर जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और लंग्स में जब प्रेशर कम होता है, मतलब ही नेगेटिव प्रेशर होता है, उसी टाइम जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर लंग्स के अंदर जाती है, तो इसीलिए उसको इंस्पायरेशन कहते हैं। जब कि थोरेसिक कैविटी मतलब लंग्स में जब नेगेटिव प्रेशर होता है तभी एटमॉस्फेरिक एयर अंदर जाते हैं। एक्सपायरेशन में वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस सो द प्रेशर ऑन द लंग इंक्रीजेस। जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है तब लंग्स पर जो प्रेशर है जाता है, इसीलिए जो अंदर की एयर है जो लंग्स में है वो बाहर आ जाती है, क्योंकि उसका प्रेशर कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इसलिए जो लंग्स में एयर होता है वो आउटसाइड रश करता है, उसे हम एक्सपायरेशन कहते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं एग्जैक्टली मतलब ये जो कंसेप्ट है वो थेरोटिकली वे में दिया गया है एनसीईआरटी में, जो कि अंडरस्टैंडिंग के लिए बिट डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैंने ये इजी करके दिया है। नेक्स्ट 7.2.1 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नीट 2023 में ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स मैच द पेयर के फॉर्म में पूछे गए थे, एंड आसान है अगर ध्यान से पढ़े तो। यू हैव टू पे फुल अटेंशन एंड देन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, जैसे कि मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर पूछा गया था इससे एक क्वेश्चन। पल्मोनरी वॉल्यूम्स, क्वांटिटी ऑफ एयर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम फर्स्ट है, टाइडल वॉल्यूम जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टीवी भी कह सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ एयर 500 ml, इसमें जो क्वांटिटी होता है एयर का वो 500 ml है। और यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहिए कि a healthy man can inspire or expire approximately 6,000 to 8,000 ml of air per minute, मतलब एक हेल्दी ह्यूमन जो है वो अराउंड 6,000, just a minute, 6,000 to 8,000 ml ऑफ एयर जो है वो इनहेल कर एक्सपायर और इंस्पायर कर सकता है पर मिनट। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग विदाउट एफर्ट्स, ये जो 500 टाइडल वॉल्यूम है वो है वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब कि एयर का वॉल्यूम जब हम नॉर्मली इंस्पायर या फिर एक्सपायर करते हैं, फोर्सेबली नहीं करते, नॉर्मली करते हैं इंस्पायर और एक्सपायर, उसी दौरान जो एयर यूज़ में होता है उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। विदाउट एफर्ट्स वाला जो एयर होता है उसे हम टाइडल वॉल्यूम टीवी कहते हैं। और हेल्दी मैन कैन एक्सपायर और इंस्पायर अप्रॉक्सीमेटली 6,000 to 8,000 ml ऑफ एयर पर मिनट।
तो नेक्स्ट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, दैट इज IRV. एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर फोर्सिबली इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन. ये जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर है. मतलब जब हम फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं या फिर फोर्सफुली एयर अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तभी जो एयर यूज़ में होता है उसे हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, IRV. तो वो कितना होता है, 2500 ml टू 3000 ml. Next is expiratory reserved volume, that is ERV, that is 1000 ml to 1100 ml. Expiratory reserved volume. Expiratory reserve volume, that is extra amount of air expelled after normal expiration. जब हम नॉर्मल एक्सपायर करते हैं उसके बाद जो फोर्सफुली हम एक्सपायर करते हैं और ज़्यादा थोड़ा सा एयर, उसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज़ ERV. नेक्स्ट फोर्थ इज़ रेसिडुअल वॉल्यूम, RV. ये जो होता है 1100 ml टू 1200 ml. वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन. जब हम फोर्सफुल नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी करने के बाद जो लंग्स में एयर बच जाता है उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं. और जो मैंने आपको अभी एक मशीन का नाम बताया था जो कि स्पीरोमीटर है, नॉर्मल हार्ट बीट ह्यूमन ब्रीथ्स मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. वो हम यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम उसके साथ मेजर नहीं कर सकते हैं. रेसिडुअल वॉल्यूम रिमेनिंग एयर इन द लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन. नेक्स्ट इज़ वाइटल कैपेसिटी, VC. Vital capacity is 3400 ml to 4800 ml. Total volume of air expired and inspired and expired to the maximum level. जो अमाउंट टोटल अमाउंट ऑफ एयर है मैक्सिमम लेवल तक इंस्पायर और एक्सपायर जब करते हैं उसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी. इसका एक फॉर्मूला भी है जो यहाँ लिखा गया है. VC मतलब वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू TV, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, दैट इज 500 ml. IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जब फोर्सफुल इंस्पायरेशन होता है उसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है उसे हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं. तो इन सब को मिलाकर वाइटल कैपेसिटी फॉर्म होता है, दैट इज़ VC. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता है 2500 ml टू 3000 ml. टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन. जब हम नॉर्मल एक्सपायर करते हैं उसके बाद जो एयर इनहेल करते हैं उसका टोटल वॉल्यूम IC मतलब ही इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, उसका भी एक फॉर्मूला है TV, that is total volume, tidal volume plus inspiratory reserved volume. टोटल वॉल्यूम जो होता है हम इंस्पायर करते हैं एयर का नॉर्मल एक्सपायरेशन के वक्त उसे प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब जब नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं उसे हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं. तो इनका एडिशन टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं. जब यहाँ पे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है 1500 ml टू 1600 ml, दैट इज़ टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन. जब हम नॉर्मल इंस्पायर करते हैं उसके बाद जो एयर बाहर एक्सेल करते हैं उसे हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं. मतलब इसी का फॉर्मूला है टोटल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है उसे हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं. तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, उनके दोनों के एडिशन के साथ एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होता है, दैट इज़ EX. नेक्स्ट स्लाइड.
8 is functional residual capacity FRC, 2500 ml to 3000 ml. Volume of air remain in the lung after normal expiration. नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर लंग्स में प्रेजेंट होता है उसे हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं. यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम में. रेसिडुअल वॉल्यूम जो है उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या होता है कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी करते हैं उसके बाद जो एयर लंग्स में प्रेजेंट होता है उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, जो कि 1100 ml टू 1200 ml होता है. पर यहाँ पे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं, सिर्फ नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं, यहाँ पे फोर्सफुल एक्सपायरेशन प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ नॉर्मल एक्सपायरेशन प्रेजेंट है, तब हम उसे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं. उसका भी एक फार्मूला यहाँ पे प्रेजेंट है. FRC इज इक्वल टू एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन और प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, इन दोनों के एडिशन से फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी फॉर्म होता है. लास्ट वन इज टोटल लंग कैपेसिटी TLC, 4500 ml to 6000 ml, total amount of air in the lungs and the respiratory passage after the maximum inspiration. जब हम मैक्सिमम इंस्पायर करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, उसके बाद भी जब टोटल अमाउंट, उसके बाद जो टोटल एयर होता है लंग्स में उसे हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं. मतलब ही लंग की कैपेसिटी एयर अंदर लेने की कितनी है उसे हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं. उसका भी फॉर्मूला है TLC इज इक्वल टू VC प्लस RV. मतलब वाइटल कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम. तो ये है उसका फॉर्मूला. नेक्स्ट इज 17.3 एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इसमें हम पढ़ेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस वे में होता है, उसके बीच में कौन कौन से मेम्ब्रेन्स होते हैं और मेन स्ट्रक्चर कौन सा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए. सो फर्स्ट पॉइंट इज प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज एल्वियोलाई. एल्वियोलाई जो है वो प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज्ड बाय द सिंपल डिफ्यूजन बेस्ड ऑन प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. लंग्स में प्रेशर या फिर टिश्यू में प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टिश्यू या फिर एल्वियोलाई में इन पर डिपेंड करता है एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2. वो सिंपल डिफ्यूजन इस वे में होता है. नेक्स्ट इज प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज पार्शियल प्रेशर. मतलब अगर एक गैसेस का मिक्सचर है उसमें जो सिंगल गैस का प्रेशर है, सिंगल गैस जिस प्रेशर को कंट्रीब्यूट करता है उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं. मतलब कि प्रेशर ऑफ अ सिंगल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस. नेक्स्ट ये जो डायग्राम, ये जो टेबल है वो 17.1 पेज नंबर 272 फ्रॉम द NCERT. इसमें दिए गया है पार्शियल प्रेशर इन mm ऑफ Hg ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट द डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन इन कंपैरिजन टू दोज इन द एटमॉस्फेयर. तो ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नीट में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन. रेस्पिरेटरी गैस O2 CO2, एटमॉस्फेरिक एयर, alveoli, ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड एंड टिश्यू. तो रेस्पिरेटरी गैस फर्स्ट ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में 159 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 होता है सिर्फ mm ऑफ Hg में. एल्वियोलाई में ऑक्सीजन 104 होता है जबकि एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 40 होता है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन 40 होता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड 45 होता है, सिर्फ 5 का डिफरेंस है यहाँ पे. ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन 95 होता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 40 होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में. ऑक्सीजन टिश्यू में 40 होता है, ये दोनों सेम है 40-40 और कार्बन डाइऑक्साइड भी सेम है 45
45। तो आप ऐसा ध्यान रख सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू में जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो सेम होता है 45 एंड 40। मिडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड 40 होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ऑक्सीजन 95 होता है। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे और कुछ डायग्राम्स बाकी है वो भी देखेंगे। डायग्राम्स पूछे जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन पार्ट 2, जो कल सुबह 10 बजे तक आ जाएगा आपके पास। थैंक यू वेरी मच।